दोस्तों, आज की कहानी है एक रिश्ता अनजाना सा। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों से चल रही थी। अगले दिन बारात आने वाली थी। महिला संगीत का दिन होने की वजह से सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे। शाम के 7 बजे के बाद डिनर चल रहा था और एक साइड में डीजे भी अपनी धूम मचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। पूरे घर में शादी की चहल पहल थी। यह कहानी है श्रुति की। श्रुति 23 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। श्रुति एमकॉम कर रही थी। श्रुति के लिए वर्क की तलाश 2 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। कितने ही लड़कों को सिलेक्ट किया गया, कितनों द्वारा रिजेक्ट किया गया। श्रुति के पिता एक कंपनी में रिटायर्ड इंजीनियर थे। बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन एक मीडियम फैमिली के रूप में श्रुति के पिता को दिल्ली के नांगलोई इलाके में जाना जाता था। श्रुति का बड़ा भाई एक सिविल इंजीनियर था। श्रुति मास्टर के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। यूपीएससी में उसका पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था। इस बीच घर वालों का एक रिश्ता उसके लिए पसंद आ गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उत्तम नगर के रहने वाले लड़के का नाम रवि था। उसकी हाल ही में एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क के रूप में नौकरी लग चुकी थी। रवि भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ उसने अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी थी। निर्धारित दिन को रवि अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ श्रुति को देखने के लिए उसके घर पर आया था। पहली ही नज़र में रवि को श्रुति पसंद आ गई थी। श्रुति थी ही इतनी सुंदर, ऊपर से पढ़ी लिखी हुई। रवि के घर वालों ने कुछ शर्तों पर श्रुति का रिश्ता स्वीकार कर लिया था और शादी का दिन निर्धारित कर दिया गया। शादी के लिए अभी 6 महीने का वक्त था। रवि तथा श्रुति जब भी मौका मिलता मोबाइल पर आपस में बातें करने लगते। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता जुड़ता चला गया। दोनों रात भर फ़ोन पर लगे रहते और रात कब गुजर जाती उनको पता ही नहीं चलता। दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन एक प्यार, एक अनजाना रिश्ता उनके बीच में क्रिएट हो गया था। एक दिन दोनों ने किसी रेस्टोरेंट में मिलने का वादा किया। दोनों एक रेस्टोरेंट में संडे के दिन आकर बैठ गए। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातें करते रहे और दोनों ने तकरीबन अपने जीवन की काफ़ी बातें शेयर की। दोनों में हफ्ते 10 दिन में अक्सर मुलाकात होने लगी। वैसे तो फ़ोन पर वे दोनों बातें कर लिया करते थे। धीरे धीरे उनका मिलन पार्कों में भी शुरू हो गया। प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन बुद्धा गार्डन में दोनों घूम रहे थे। जगह जगह प्रेमी जोड़े भी बैठे हुए थे। कोई एक दूसरे से चिपके हुए था, कईयों के होठ आपस में मिले हुए थे। रवि तथा श्रुति भी पार्क के एक कोने में बैठ गए। बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश का आता पता नहीं था। दोनों अपने भविष्य के सपने साझा कर रहे थे कि तभी रवि ने श्रुति के होठों पर अपने होठ रख दिए। श्रुति शर्म तथा हया से लाल हो गई। उसने कहा कुछ नहीं। उस दिन उनके बीच में कम ही बातचीत हुई। रात को मोबाइल पर बातें करते करते एक दूसरे को एहसास हो गया था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। दोनों परिवारों में विवाह की तैयारी जोरों पर थी। रवि के पिता की तरफ से दहेज के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। रिश्ता अच्छा होने की वजह से श्रुति के पिता ने 15 लाख रुपए कैश रवि के पिता को दे दिया था। हालांकि इस बात का श्रुति ने विरोध भी किया था और उसने रवि से इस बारे में बात भी की थी। रवि ने आश्वासन दिया था कि वह इस बारे में अपने पिता से बात करेगा, लेकिन विवाह का दिन नज़दीक आने के बावजूद भी रवि की तरफ से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया था। यह बात श्रुति के मन में एक कोने में ज़रूर थी।
सिर्फ यही कारण था कि वह रवि को 100% अपना नहीं मानकर चल रही थी। इसलिए वह इस मैरिज को लव मैरिज की बजाय अरेंज मैरिज ज़्यादा मान के चल रही थी। रात 9 बजे के बाद श्रुति के घर में डीजे बजना शुरू हो चुका था। रिश्तेदारों ने नाचना शुरू भी कर दिया था। साथ में डिनर भी साइड में चल रहा था कि अचानक श्रुति के पिता के फ़ोन पर एक कॉल आया। डीजे बहुत ज़ोर से बज रहा था। फ़ोन पर नाम देखकर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। डीजे की आवाज़ में ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे गली के साथ में जाकर फ़ोन सुनने लगे। नाम रवि के पिता का आ रहा था, लेकिन फ़ोन पर दूसरी तरफ रवि का मामा बात कर रहा था। फ़ोन सुनकर श्रुति का पिता टेंट में आकर एक कुर्सी पर सिर नीचे करके बैठ गया। श्रुति ने जब अपने पिता को कुछ परेशान सा देखा तो वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम अपने भाई तथा अपनी माँ तथा चाचा को बुलाकर कमरे में चलो। उसके बाद उसके पिता उठकर कमरे की तरफ चले गए। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। थोड़ी देर में एक कमरे में खड़े थे सब के सब। श्रुति के चाचा ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत तो हैं? पिता ने कहा, नहीं भाई, खैरियत नहीं है, कल बारात नहीं आ रही है। यह सुनकर सारे के सारे शॉक्ड रह गए। श्रुति के भाई ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वहाँ सब कुशल मंगल तो है? पिता ने बताया, हाँ कुशल मंगल तो है, बस वे बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। बाकी कारण दोनों ने कुछ नहीं बताया है। लड़की की माँ ने कहा, यह क्या कोई मजाक है कि बारात नहीं आ रही है? यह कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़े ही है कि कोई भी कह देगा कि विवाह नहीं होगा। रमेश, तुम बात करो रवि के पिता से। रमेश श्रुति के भाई का नाम था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रमेश ने रवि के पिता को फ़ोन लगाया। काफ़ी बेल बजने के बाद फ़ोन उधर से उठाया गया। फ़ोन पर रवि के पिता ही थे। रमेश ने कहा, अंकल, मैं श्रुति का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। बोलिए अंकल, क्या बात हो गई? क्या यह सच है कि कल बारात नहीं आ रही? रवि के पिता ने जवाब दिया, बेटा यह बिल्कुल सच है, कल बारात नहीं आ रही। बात तो कोई भी नहीं है, बस तुम लोग दहेज कम दे रहे हो, इसलिए रवि ने इनकार कर दिया है इस विवाह से। रमेश ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने जो 20 लाख मांगा था, हमने 15 लाख आपको दिए हैं। बाकी 5 लाख के करीब हमने आपको देने के लिए सामान खरीद लिया है। रवि के पिता ने कहा, लेकिन अब हमारी मांग बढ़ गई है, अब हम 20 नहीं 30 मांग रहे हैं। अगर तुम्हें 30 मंजूर हो तो हम कल बारात लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं। रमेश ने कहा, अंकल आप यह क्या शर्त रख रहे हैं? हमने तो 20 लाख भी बड़ी मुश्किल से अरेंज किए हैं, और ऊपर से एक दिन में 10 लाख और हम कहाँ से लेकर आएंगे? रवि के पिता ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, अगर तुम कल सवेरे तक 10 लाख रुपए घर पर पहुंचा दो तो हम बारात लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह सारी बातें रमेश ने स्पीकर ऑन करके की थी, इसलिए सभी को पता चल गया कि फ़ोन पर क्या बातें हुई थी। श्रुति धम से एक सोफ़े पर बैठ गई। श्रुति ही क्या, सारे ही सोफ़े पर सिर को नीचा करके बैठ गए, क्योंकि सिर पर एकदम इतना बड़ा पहाड़ जो टूट पड़ा था। रिश्तेदारी बाहर इकट्ठी हो चुकी थी। अब सबको क्या जवाब दिया जाएगा, और एक रात में 10 लाख का इंतज़ाम कहाँ से होगा, यह सभी सोच सोच कर परेशान होने लगे। श्रुति उठकर बाहर चली गई और उसने रवि को फ़ोन लगाया। रिंग बजती रही, लेकिन फ़ोन रवि ने नहीं उठाया। श्रुति ने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार 2-3 रिंग जाने के बाद ही फ़ोन को उधर से कट कर दिया गया। श्रुति अंदर जाकर रोने लगी। श्रुति के पिता भी अब करे तो क्या करे। उन्होंने अपने भाई, पत्नी तथा अपने लड़के से इस बारे में बात की।
भाई तथा लड़के ने कहा, हम 10 लाख का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। श्रुति के पिता ने कहा, बात पैसे इकट्ठे करने की नहीं है। अगर हम पर और कर्ज चढ़ गया तो हम कहाँ से चुकाएंगे बेटा, यह तुम पर बोझ हो जाएगा। मेरी नौकरी नहीं है और हम पहले ही 6-7 लाख का कर्ज उठाकर इस विवाह को कर रहे हैं। ऊपर से 10 लाख का कर्ज हमें तो जीते जी मार डालेगा। श्रुति ने कहा, पिताजी आप सही कह रहे हैं, ऐसे दहेज के लोभियों से मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं रवि को एक अच्छा इंसान मानने लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूरवार वही है। उससे विवाह तो दूर की बात है, मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। आप अभी फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि हम उनको और दहेज नहीं देने वाले, उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। श्रुति के भाई ने कहा, लेकिन श्रुति हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम्हारा दूसरा रिश्ता करने में हमें बहुत परेशानी होगी। लोग तरह तरह की 100 बातें तुम्हारे बारे में करेंगे कि पता नहीं लड़के वालों ने किस लिए मना कर दिया। क्या लड़की में कोई ऐब था जो बारात नहीं आई। तुम किस किस का मुंह बंद करती फिरोगी। मैं कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। श्रुति ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, दुनिया का काम है बोलना, उनको बोलने दो, हमें अपना देखना है। घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक बार ही सही से मर लें। गलती हमारी नहीं है तो फिर इस गलती का दंड हम क्यों भुगते। श्रुति ने आगे कहा, उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि बात यहीं पर ख़त्म कर दी जाए। जीवन का क्या है, जीवन तो चलने का नाम है, किसी के रोकने से यह जीवन रुकने वाला नहीं है। मेरे भाग्य में जो होगा देखा जाएगा। श्रुति के चाचा ने कहा, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। श्रुति ने कहा, इससे क्या होगा चाचा, ज़बरदस्ती का रिश्ता कितनी देर तक चला पाएंगे हम। ऐसे दहेज के लोभियों के घर में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे ही परेशानी होगी, इसलिए अब आप इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा रहना पसंद करूँगी, लेकिन ऐसे लड़के से विवाह करके मैं अपनी ज़िंदगी अब बर्बाद नहीं करना चाहती और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। बातें चल ही रही थी कि श्रुति के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान तो बच गई। डीजे को बंद कर दिया गया। श्रुति के भाई ने अनाउंस कर दिया कि कल कोई बारात नहीं आ रही है। पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है। रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें होने लगी। यकीन तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन कर और कह भी क्या सकते थे। कुछ तो शाम को ही वापस चले गए, कुछ अगले दिन चले गए। पड़ोसी भी 2-4 दिन बाद बातें करके रह गए, लेकिन श्रुति के घर में जहाँ शहनाइयाँ बज रही थी वहाँ मातम पसरा हुआ था। श्रुति के पिता अभी भी अस्पताल में ही थे। बारात ना आनी थी ना आई। श्रुति के घर वालों का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि दहेज का सामान खरीदा जा चुका था। कपड़े गहने सब खरीदे जा चुके थे, जिनमें तकरीबन 10-12 लाख रुपए खर्च हो चुका था। इसके अलावा करीब 15 लाख रुपए कैश लड़के वालों को दिया गया था, जो अगले दिन रवि का पिता तथा उसका मामा आकर दे गए। दोस्तों, श्रुति ने अच्छा किया या गलत कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस कहानी का अगला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।